कहते हैं कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। हम सभी अपने जीवन में कामयाब हो, इसी कामना के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ शक्ति। दर्शकों, कहते हैं कि सुबह की शुरुआत बहुत ही खास होती है क्योंकि इस वक्त हम सबसे ज़्यादा शांत होते हैं, हमारा मन स्थिर होता है और हम ऊर्जावान होते हैं। शायद इसीलिए कहा जाता है कि जब भी हमें अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजनाएं बनानी हो तो सुबह सुबह बनानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारा चित्त जो है वो बिल्कुल स्थिर होता है, शांत होता है। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हैं, उसकी दिशा में आगे चलना शुरू करते हैं, तो कई ऐसे मुकाम आते हैं जहां हमें लगता है कि हम हार जाएंगे। लेकिन दर्शकों, हार तो वो सबक है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है, साथ ही साथ हमें अनुभव भी प्रदान करता है। और अगर इसी बात को हम गांठ बांधकर लगातार आगे बढ़ते रहे तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में जो कुछ भी मुकाम है हम उसे बखूबी हासिल कर लेंगे। और अगर बात करें अपने जीवन में मुकाम को हासिल करने की, उस रास्ते पे, सही रास्ते पे आगे चलने की, मेहनत करने की, तो कहते कि ये सारी बातें हमारे अंदर से आती, यानी हमारे जो अंदर के भाव है, हमारे जो अंदर के विचार हैं, वहाँ से आती है। इसीलिए हमारे विचारों का सकारात्मक होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अपने विचारों की सकारात्मकता को आगे बढ़ाते हुए, साथ ही साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए देखते एक बहुत ही सुंदर सा विचार जिसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने दिया है, और नज़र डालते हैं आज के अनमोल वचन पर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। दर्शकों, कहते हैं कि अभिनय ऐसा होना चाहिए कि कहानी दिल में उतर जाए, और कहानी ऐसी होनी चाहिए जो अभिनय को अमर कर दे। और कहानी और अभिनय का एक ऐसा ही खूबसूरत परस्पर मेल हमें रंगमंच पर देखने को मिलता है। इस खूबसूरत परस्पर मेल को आज हम बड़े ही चाव से जानेंगे, क्योंकि इसे बताने के लिए लगभग 30 सालों से रंगमंच की दुनिया से जुड़ी एक वरिष्ठ कलाकार हमारे बीच मौजूद है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारी आज की विशेष अतिथि का। हमारे बीच मौजूद है वरिष्ठ थिएटर कलाकार शारदा सिंह जी। इसी के साथ दर्शकों, आपको बता दो कि इन्होंने देश के कई राज्यों के रंगमंच पे बेहतरीन प्रदर्शन से लोगों की वाहवाही लूटी है, तालियां लूटी है, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। साथ ही साथ कई पुरस्कार अपने नाम भी किए हैं, जिनमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार है। इन्हें शैल बाला मिश्रा अभिनय सम्मान, कलाश्री सम्मान, भिखारी ठाकुर युवा सम्मान, बिहार सरकार अभिनव रंग सम्मान, नूर फातिमा स्मृति सम्मान इत्यादि से इन्हें नवाजा गया है। चलिए आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है शारदा जी हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे याद किया गया, क्योंकि जब भी मैं इस कार्यक्रम को देखती थी तो मुझे लगता था कि शायद कभी मैं यहाँ आ पाऊँगी। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शारदा जी, आपने अपने जीवन का लगभग एक लंबा समय अब रंगमंच को दिया और अभी भी देते आ रही हैं। अगर बात करें तो असल जीवन में भी हम मनुष्य जो हैं कई तरह के किरदार को निभाते हैं। अगर आपकी बात करें तो आपने रियल लाइफ में भी कई किरदार को निभा रही हैं और रियल लाइफ में भी कई किरदारों को निभाते हुए आई हैं। क्या अंतर महसूस करती हैं इन दोनों किरदारों में? ऐसा कहा जाता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ अलग अलग होते हैं, और हमने करीब 30 वर्षों का मेरा अभिनय का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। मैंने किरदार भी जिया है मंच पे, और आम जीवन में भी अलग अलग तरीके का चरित्र मैं जी रही हूँ, और आम जीवन में लोग जीते ही हैं। आप आम जीवन में भी समाज में माँ हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, जॉब करती हैं, टीचर हैं, अलग तरीके का हर तरह का कैरेक्टर आप जीती हैं। और वही चीज़ हम स्टेज पे भी करते हैं, क्योंकि मंच पे या जो रियल लाइफ की बात करती हैं आप, जो अभिनय है वो कहा जाता है कि जो अवलोकन होता है, समाज का अवलोकन होता है, हम जो ऑब्ज़र्व करते हैं वही मंच पे हम करते हैं या अभिनय करते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं दोनों अलग होते हुए भी एक हैं। अगर हम किरदार की बात करें तो दोनों में बहुत, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो रियल लाइफ है वो रियल लाइफ से का परिमार्जित रूप है, जो मंच पे हम दिखाते हैं। तो उसमें थोड़ा परिमार्जन होता है, थोड़ा सौंदर्य होता है, थोड़ा एक डिसिप्लिन होता है। तो कहीं ना कहीं से
दोनों में सामंजस्य है और दोनों एक भी हैं और दोनों अलग भी हैं, ऐसा कह सकते हैं। मतलब अपना हमारी जो भी भूमिका है उसे बखूबी उसमें निभाना जी है। जी 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 जी। कहते हैं कि फिल्म, संगीत, नाटक हर किसी की पसंद होती है, बेशक आपकी भी पसंद रही होगी। ऐसे में आपने अपने इस पसंद को किस प्रकार जीवन के लक्ष्य में परिवर्तित किया, या यूँ कह सकती हूँ कि कब आपको लगा कि आप अपनी इस पसंद को जीवन में आगे लेकर बढ़ सकती हैं? एक्चुअली मैं बहुत मिडिल क्लास से आती हूँ। मेरा जो जन्म हुआ है, मैं नेपाल के बॉर्डर पे एक जगह है मिथिलांचल, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। और मेरे घर में दूर दूर तक इस तरीके का कुछ नहीं था पहले कभी। लेकिन एक ऐसा संजोग हुआ कि मुझे, जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, मैं खाली बैठी हुई थी, तो एक मेरे मुँह बोले भैया थे, वो लेकर गए कि चलो तुमको हम कुछ दिखाते हैं। जी। थिएटर देखी हो कभी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं भैया। तो और फिल्मों में मेरा बहुत रुचि था। बचपन में स्कूलों में मैं करती थी, कभी बहुत डांट भी खाया। आईने के सामने घंटों खुद को निहारना मुझे आज भी पसंद है, भले ही पहले और आज में बहुत अंतर आ गया, बट मुझे पसंद है। सौंदर्य मुझे बहुत पसंद है। तो इस तरह की चीज़ें स्कूलों में किया करती थी। पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक थी। तो भैया ने कहा चलो दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है चलिए। वहाँ मैं गई तो मुझे हंसने की बहुत बड़ी आदत थी। मैं बहुत हंसती थी, बिना वजह भी मैं हंसती थी। और वहाँ कुछ चल रहा था एक्टिंग, तो एक्ट्रेस को कहा जा रहा था कि नेचुरल हंसी हंसो। उस पर मुझे हंसी आ गई। ये हंसी मेरे लिए अच्छा भी रहा, बुरा भी रहा, डांट भी पड़ी। लेकिन बाद में कहा गया कि आप आइए, लाइव हैं, मुझे इस तरह का रोल चाहिए। और मुझे एक छोटा सा रोल मिला सब्जी वाली का, सब्जी बेचने वाली का। तो मैं बहुत डर रही थी, नहीं मुझसे नहीं होगा भैया, कैसे करेंगे, पहली बार मंच पे जा रहे हैं, पैर हाथ कांप रहा था। काफ़ी सब्जी ले लो, बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन मैंने खुद से कर दिए। और वो मैथिली रंगमंच में ऐसा पसंद किया गया कि मेरा नाम पड़ गया सब्जी वाली। उसके बाद एक IAS हुआ करते थे मंतेश्वर झा, उन्होंने मेरे लिए अलग से इस रोल को एनहांस किया। और फिर वहीं से मुझे लगा, जब तालियां कान में गईं और अखबार में नाम देखा, तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए। और वहाँ से मुझे एक अलग ऊर्जा मिला और मैं तब से लेकर अब तक रंगमंच ही कर रही हूँ। कहते हैं ना कि आपकी शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई। अगर किसी कलाकार को उनके डायलॉग या उनके किरदार से उन्हें जाना जाए तो उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। आपकी शुरुआत ही इन सारी चीज़ों के साथ हुई। एक समय था जब सिनेमा नहीं हुआ करता था, तो उस समय लोगों के मनोरंजन का साधन सिर्फ रंगमंच हुआ करता था। लेकिन आज सिनेमा ने बखूबी अपनी शाखाओं को फैला लिया, कुशलता से फैला लिया है। लेकिन आज भी एक ऐसा तबका है जहाँ पर लोग रंगमंच को पूजनीय मानते हैं, क्योंकि वह लोगों को मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी प्रेरणा देता है। ऐसे में रंगमंच किस प्रकार आज के परिवेश में समाज के लिए हितकर है? देखिए, फिल्म का जो इतिहास रहा है वो लगभग 200-250 वर्षों का रहा होगा, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। लेकिन थिएटर का इतिहास 2000 साल पुराना है। कहा जाता है कि जब हम लोग मतलब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की जब रचना की, उस वक्त से थिएटर शुरू है। या कहा जाता है कि इसका बहुत पूर्व हिस्टोरिक जो है काफ़ी है। तो थिएटर मनोरंजन का साधन रहा है पहले से ही। बाद में सिनेमा इससे प्रभावित हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं। और सिनेमा ने ज़्यादा, चूँकि कॉमर्शियल है तो आकर्षण ज़्यादा सिनेमा की तरफ होता है, हर लोग सिनेमा करना चाहता है। लेकिन फिर भी थिएटर का महत्व कभी ना ख़त्म हुआ है, ना ख़त्म होगा, क्योंकि एक लाइव मीडिया है। थिएटर करने का एक अपना अलग सुकून मिलता है, अलग उसकी एक ऑडियंस होती है, अलग उसकी अपनी एक पहचान होती है। बड़े बड़े रंगमंच में हम लोग करने जाते हैं और बड़े बड़े अभिनेता भी कहीं ना कहीं, आप नसीरुद्दीन शाह जी को ले लीजिए, आप ओम पुरी सर को ले लीजिए, या हिमानी शिवपुरी जी को ले लीजिए, हर लोग थिएटर से जुड़े रहे हैं। और थिएटर चूँकि एक सीखने का भी माध्यम है, वहीं से लोग ऊपर पहुँचते हैं। तो थिएटर का महत्व कभी ख़त्म नहीं होगा। और एक और वजह है कि थिएटर के माध्यम से
हम लोग समाज में अपनी बात रखते हैं, समाज परिवर्तन की जो बात करते हैं वो, उसके लिए थिएटर एक बहुत बढ़िया मीडियम है। फिल्म में तो फिर भी फिल्मों का जो सफ़र है अगर आप देखेंगे तो 60 के दशक का अलग कुछ था, थीम था, 90 के दशक में अलग हुआ, अभी अब स्क्रिप्ट प्रधान फिल्में बन रही हैं, बदलती रहती हैं और अकॉर्डिंग टू ऑडियंस चीज़ें बदलनी होती हैं क्योंकि उनको कमर्शियलाइज करना है। लेकिन थिएटर एक ऐसी विधा है जहां हम अपनी बात मंच पे कहते हैं, समाज में अलग अलग मैसेजेस देते हैं, तो और उससे उसका असर भी गहरा होता है क्योंकि हम रूबरू होकर बात करते हैं, हमारे इमोशंस, हमारी बातें ऑडियंस तक पहुंचती हैं। और एक गहरी बात यह है कि थिएटर में एक भरत मुनि ने कहा था, उनके नाट्यशास्त्र में वर्णित है, रस सिद्धांत। जो रस सिद्धांत की बात करते हैं हम, ऑडियंस टू एक्टर, वो सीधे रस सिद्धांत, रस जो है कि निष्पत्ति जो है वो ऑडियंस में होती है। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा प्रभाव होता है, तत्कालीन प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि आप सामने बैठकर अपनी बातें लोगों को बता रहे हैं, एक फेस टू फेस काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन दर्शक और कलाकारों के बीच में होती है। आज के परिवेश में ऐसे तो बेशक जो रंगमंच होते हैं वो कई सही मुद्दों को या जो समाज में जिसके ज़रिए जागरूकता फैलाई जा सकती है उन मुद्दों को उठाकर नाटक का प्रदर्शन करता है। अगर आज के परिवेश की बात करें तो किन किन विषयों को लेकर लोगों को खास तौर पर जागरूक करने की आवश्यकता है नाटक के ज़रिए, रंगमंच के ज़रिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, आज जिस तरह से आज समाज का ढांचा बन चुका है, जिस आधुनिक काल में हम लोग जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि और जिस तरह से पॉलिटिकली, सोशली हमें हमारे अधिकार की बात हो रही है, खासकर महिलाओं के लिए, मुझे लगता है कि महिलाओं को थोड़ा और जागरूक करने की ज़रूरत है। और अपनी सुरक्षा हम कैसे करें, अपने अधिकार को और हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, या उस समाज की हम बात करें जहाँ जो परंपरा और जो संस्कार हमने खो दिया है और जिस पाश्चात्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, पाश्चात्यकरण अच्छी बात है, लेकिन जो संस्कार हमने खो दिया है उस संस्कार को कैसे हम फिर से स्थापित करें, अच्छी साहित्य कैसे पढ़ें और अपने आप को किस तरह से एनहांस करें, इन सब चीज़ों को मुझे लगता है कि थोड़ा और ज़रूरत है समाज में। जब आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, रंगमंच से जुड़ने की जब आपने ख्वाहिश रखी थी या शुरुआत की थी, तो बेशक उस समय जो आपके घर का, जैसा कि आपने बताया कि आपके घर में भी रंगमंच से जुड़ा ऐसा कोई माहौल नहीं था, तो ऐसे में आपने किस प्रकार से अपनी कौशलता को निखारा या किस प्रकार से लोगों को कन्विंस किया, अपने परिवार को कन्विंस किया कि मुझे इसमें आगे जाने दिया जाए? देखिए, दिक्कतें तो बहुत आई, काफ़ी मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कमोबेश आज भी चुनौती बना हुआ है क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि थिएटर में है क्या, थिएटर क्या देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जैसे और भी कई लोग हैं, मुझे लगता है कि 70-60% लोग थिएटर करते हैं और अपना जीविकोपार्जन भी बनाए हुए हैं। जैसे मैंने DPS में जॉब किया, या बड़े बड़े दिग्गज लोग भी हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, एकेडमिक्स चलाते हैं। तो आज के डेट में थिएटर बहुत ऊंची चीज़ हो गई है, काफ़ी डेवलप हो रहा है। मेरे वक्त में बहुत कम था थिएटर को लेकर, और ठीक है, शौकिया था, पापा से बात हुई कि करूँगी, पापा को भी अच्छा लगा। तो लेकिन कहा जाने लगा कि देखो, समाज में कुछ भी कर लो, अगर आप नाचते गाते हो तो लोग आपको नचनिया ही कहेंगे, लोग आपको गवैया ही कहेंगे। आपको ये नहीं कह सकते हैं कि अरे वाह गाती है, या अरे वाह डांस, क्या डांस है, जो अब पहले से बेटर स्थिति हुआ है। मेरे वक्त में ऐसा नहीं था। तो बाद में एक समय के बाद पापा ने कहा कि नहीं, अब बस बंद करो, क्योंकि गाँवों में, खासकर गांव में इस तरह की बातें होती थी कि आपकी बेटी तो नाचती है, या शादी में दिक्कतें आती थी। मैंने कहा कि देखिए पापा, अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे अच्छा लगता है, करने दीजिए। किसी को IAS बनना अच्छा लगता है,
किसी को बैंक की जॉब अच्छी लगती है, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे ये करने से पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब भी एक परफॉर्मेंस करती हूँ तो एक ऑक्सीजन की तरह, जिस तरह से पत्ते हरे हो जाते हैं ना पानी डालने से, उस तरह मुझे लगता था। एक आदत हो गई थी कि नहीं, ऑडियंस के बीच में परफॉर्मेंस करूं। दिक्कतें हुई, अंत में पापा ने कहा ठीक है। पहले तो उन्हें बहुत लगा कि नहीं करो बेटा, शादी भी कई टूटी। सीधे सीधे लड़के ने पूछा कि आप नाचती हैं? ये बहुत चुभती थी ये सवाल मुझे, आज भी चुभती है जब लोग इस तरह से बातें करते हैं। आप नाचती हैं, सुना है नाचती हैं। मैंने कहा कि हाँ नाचती हूँ और नाचूंगी। आपको अगर मेरे साथ चलना है तो चलिए, अदरवाइज। बिल्कुल, जैसा कि जिसमें आपकी काबिलियत है, और आज के परिवेश में तो लोग इसको लेके काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और लोग इसे काफ़ी सराहते भी हैं और लोगों द्वारा इसे पसंद भी किया जाता है। लेकिन आज भी एक ऐसा सेक्शन है या ऐसे कुछ लोग हैं जो इसे आम तौर पर शौक के ही रूप में लेना चाहते हैं। अगर बात आती है रोजगार की या आजीविका की बात आती है तो कहीं ना कहीं उनके मन में संकोच रहता है। ऐसा क्यों? देखिए, ये एक समय था जब लोगों को संकोच होता था, लेकिन अब धड़ल्ले से रंगमंच बहुत आगे बढ़ रहा है। रंगमंच अब मुझे लगता है कि जो आज का वक्त है अपने क्लाइमेक्स पे जा रहा है। एक वक्त था जब संक्रमित था, लेकिन अब, और ख़ासकर हम बिहार की अगर बात करें तो बिहार में तो इतने नाटक हो रहे हैं, आप जाके देखिए। हर 2 दिन पर प्रेमचंद रंगशाला में शोज होते हैं, भले ही जो भी क्वालिटी हो। क्वालिटी वर्क भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी वर्क भी बढ़ रहा है। पूरे देश में लोग नाटक कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे अभिनेता हैं। और सबसे एक अच्छी बात क्या है ना कि जो लड़कियां पहले नहीं आती थी रंगमंच में, अब खुल के लड़कियां आ रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। अलग अलग थीम पे हम लोग नाटक करते हैं, लड़कियां कर रही हैं। और बहुत लड़कियां जो हैं वो, या लड़के मुंबई जा रहे हैं। कई बच्चों का NSD सिलेक्शन होता है, कई बच्चे पुणे जाते हैं। हमारे यहाँ के बहुत एक्टर देखिए, आप मुंबई गए हैं, बहुत एक्ट्रेसेस मुंबई गई हैं, काम कर रही हैं, जिनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं से थिएटर रहा है, जिन्होंने अपना 10 साल 5 साल समय दिया और आज अच्छा कर रही हैं। तो हम नहीं कह सकते हैं कि थिएटर जो है बहुत संकुचित है। अब ऐसा नहीं है वक्त, अब लोग थिएटर में आना चाहते हैं। मतलब कह सकते हैं दर्शकों हमारे कि अगर आपकी चाहत है कि रंगमंच से आप जुड़े तो आपके पास अपार स्कोप भी है। सरकार भी आपको बखूबी इसमें सहायता करती है कि आप अपने इस सपनों को साकार कर सके। जी, जैसा कि आपने बताया। जी। रंगमंच के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि रंगमंच हमारे भावों को बड़ी सुंदर से और विस्तार से बताता है। अब चाहे वो कॉमेडी के हो, रोमांस हो, थ्रिलर हो, एक्शन हो या हॉन्टेड ही प्ले क्यों ना हो, तो ऐसे में इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए, पूरे भाव को जीवंत बनाए रखने के लिए कलाकारों को रंगमंच पे किन किन बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है? एक तो अगर हम रंगमंच और कलाकार की बात करें तो रंगमंच और कलाकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपने अभी इसके पहले कहा था कि कहानी ऐसा हो जो अभिनय को जीवंत कर दे, और अभिनय ऐसा हो जो कहानी को पूरी तरीके से समझा दे, उतार दे। जी। तो अपने आप में एक बड़ी बात आपने कहा। सबसे पहले तो स्क्रिप्ट का सिलेक्शन क्या होता है। डायरेक्टर स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट एक्टर को कौन सा रोल मिलता है, कॉमेडी हो या ट्रेजेडी हो, उस तरह के चरित्र को बनाना पड़ता है एक्टर को, जिसके लिए बहुत सारे उसके पास एक्सरसाइज हैं, वर्क हैं, और उस किरदार को वो गढ़ते हैं। एक्टर मेहनत करते हैं, स्पीच पे काम करते हैं, और फिर उसमें उस कैरेक्टर में घुसते हैं और देन परफॉर्म करते हैं। कोई ऐसा किरदार जो आज भी आपके दिल के कहीं कोने में मौजूद हो, चाहूँगी कि उस किरदार की छोटी सी झलक हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी, अपने 30 वर्षों के रंगमंची अभिनय में मैंने बहुत सारे किरदार किए हैं वाकई, और कई ऐसे किरदार हैं जो शुरू के दिनों का मैं भूल भी चुकी हूँ। और मैं निराला जी से बहुत प्रभावित हूँ। नीलकंठ निराला जी की जीवनी को मैंने पढ़ा है। तो निराला जी के ऊपर संजय उपाध्याय जी के निर्देशन में एक प्ले किया था। चूँकि
बतौर अभिनेत्री भी ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कि संवाद जो है ना, इसके बहुत संस्कृत और हिंदी से मिलता हुआ संवाद है। तो ये अभिनेताओं के लिए एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। मैं 4 लाइन बताना चाहूँगी। और चूँकि मुझे ये करने में बहुत मेहनत लगा, काफ़ी डांट सुनती थी, जी। छोटी छोटी मात्राओं की शुद्धि अशुद्धि, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे अंदर हैं, मैं थोड़ा सुनाना चाहूँगी। ऐसा क्यों कहते हो, पा तुमको मेरा नारीत्व, मेरा जीवन था सार्थक हुआ। तुम मेरी कल्पना के रूप साकार थे, तुम्हें छोड़ और कुछ न चाहती थी। तुम्हें पाकर बचा ही क्या था जिसकी मैं करती भी कामना। कौन था जो रूप गुण यशस्विता में, हृदय की विशालता में तुमसे तुलनीय था। तुम्हारे ही भगीरथ प्रयत्न से नवयुग की हिंदी काव्य भारती अवतरित हुई, नूतन भाव व्यंजना से युक्त हुई। तुमने ही मुक्त किया कविता की निर्झरी को, छंदों के शिला तोड़ अभिनय सौंदर्य बोध उसे दिया तुमने। मुझे गर्व है कि युग पुरुष की पत्नी हूँ, वधू योद्धा दार्शनिक की, महाप्राण मानव की, विषम परिस्थितियों में भी नाक जिसने ऊंची रखी। आपकी उस डांट को एक एक्सपीरियंस आपकी बातों में, आपके डायलॉग में बखूबी झलक रही है। कह सकते हैं आपने बहुत ही मतलब आप लोगों जो थिएटर कलाकार होते हैं, उनकी आवाज़ में जो स्थिरता होती है, वाकई वो लोगों के दिलों में उतरने के काबिल होती है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस जहां आपको लगा हो कि वाकई रंगमंच पे जो भी नाटक होते हैं वो लोगों के दिलों में उतर जाते हैं, उनके दिलो दिमाग को प्रभावित कर देती है, ऐसी कोई घटना जी जी बिल्कुल एक्सपीरियंस? बिल्कुल बिल्कुल। कई सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जब हम लोग थिएटर करते हैं, जब नाटक करते हैं। मेरा एक बहुत फेमस नाटक है विदेशिया, तो उसकी नायिका पहली नायिका का रोल करती हूँ। 2 शादी किया है उसने, नायक ने, परिस्थितिवश प्यारी सुंदरी करती हूँ। तो जब मैं इस रोल को करती हूँ तो एक होता है कि अभिनेता, और स्टैनिस्लावस्की का कहना है कि अभिनेता और अभिनय एकाकार हो जाए। कैसे एकाकार होना चाहिए, तो करते करते या तो मैं शारदा सिंह प्यारी सुंदरी बन जाती हूँ, कब नहीं पता चलता है मंच पे, या प्यारी सुंदरी शारदा सिंह में आ जाती हैं। इस तरह की चीज़ें महसूस होता है। कभी कभी लगता है कि ये एक दैवीय गुण है जो कलाकार परफॉर्मेंस करते हैं। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस जितना मैं रोती हूँ, चूँकि विरह वेदना है उसमें, उतनी ही ऑडियंस रोती है। खास करके महिलाएं, जब ये प्ले ख़त्म होता है तो आकर मुझे ऐसे पकड़ लेती हैं, 5 मिनट 10 मिनट तक रोती रहती हैं और बोलती हैं कि ऐसा लगता है शारदा जी कि मेरा पति मुझे छोड़ के जा रहा है, ऐसा लगता है, और उसको पकड़ लूँ। ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई दूसरी आ गई, ये आपने जीवंत कर दिया। या और भी नाटक है, गबर घिचोर है भिखारी ठाकुर की, बहुत बड़ी रचना है ये। वहाँ भी एक पुत्र वियोग है, मतलब पुत्र को पिता ले जाना चाहता है, और जो मेन कैरेक्टर कर रही हैं गलीज बहू कहा जाता है, उसका जो प्रेमी है जिससे उसका बच्चा होता है, वो ले जाना चाहता है। और जब जज ये कहता है कि तीनों में झगड़ा होता है, मेन थीम यही है। उसका पति छोड़ के बाहर चला गया है काफ़ी दिनों से, तो उसको एक बच्चा होता है, पति बाहर से आता है, बोलता है मेरा बच्चा है, और इसी पे पंच बैठता है, और प्रेमी कहता है कि मेरा बच्चा है। अब ये स्थिति हो जाती है कि जल्लाद को बुलाया जाता है, पंच कहता है जल्लाद बुलाओ और बच्चे को 3 टुकड़े करो, और उस 3 टुकड़ों में तीनों अपने अपने एक टुकड़े ले जाओ। मेरा रोंगटा खड़ा होता है इस तरह के चीज़ों को कहते हुए। और जब वो काटने जाता है तो माँ आती है और बोलती है कि नहीं नहीं, किसी को भी दीजिए, एक को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तब आप देखिए, जब आप इन सारी चीज़ों को जब आप बता रही हैं, तब आप इतनी भावुक हो रही, इतने दिल, मतलब आप कितने खुद को कनेक्ट करिए। तो सोचिए दर्शक जब आप इसे अभिनय करती है तो किस तरीके से खुद को कनेक्ट करते होंगे। क्योंकि बिना कनेक्शन के अभिनय नहीं हो सकता है। बिल्कुल। कहा गया है कि अभिनय जो है सत्य के करीब होना चाहिए, सात्विक अभिनय होना चाहिए। अभिनय के 4 प्रकारों में ये एक सात्विक अभिनय जो है, जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे कैरेक्टर से, आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, तो फिर वो रस निष्पत्ति ऑडियंस में नहीं होगी और वो आपसे कनेक्ट नहीं होंगे। तो वही
मैं देखती हूँ कि जब भी मैं शो करती हूँ वो लोग आकर मुझे पकड़ के, महिलाएं रोती हैं और बोलती हैं कि एकदम लग रहा है कि मंच पे ये हो रहा है ऐसा। तो और इस तरह की और भी घटनाएं हैं। तो उस वक्त लगता है कि नहीं, हमने एक प्ले करके 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो प्ले किया वो एक परिवर्तन है, वो अपनी छाप छोड़ती है और लोगों पे उसके असर होते हैं। कभी कहा जाता है कि कोई भी प्ले है, जैसे अभी हमने एक प्ले किया भागी हुई लड़कियां, एक कविता किया, तो आलोक धनवा जी की कविता है, काफ़ी प्रगतिवादी विचारधारा के वो हैं। तो लड़कियां भागती हैं, उसमें है कि घर की जंजीरें इतनी ज़्यादा पुरानी होती हैं, जिससे कुछ ऐसा है जिसे तोड़ने के लिए लड़कियां आगे बढ़ती हैं। वाकई समाज में हम आज भी, हमारे ऊपर जंजीर है, हम माने ना माने, भावना की जंजीरें, प्यार की जंजीरें, या काम की जंजीरें, दायित्व की जंजीरें हैं। और कहीं ना कहीं एक कोने में लड़कियां ये सोचती हैं कि काश कुछ वक्त के लिए इस जंजीरों को मैं तोड़ पाती, क्या हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। आज देखिए कि लड़कियां अपने सपनों को पूरे करने के लिए घर से अब रिवोल्ट करती हैं, बाहर जाती हैं। किसी को अभिनेत्री बनना है, किसी को नेता बनना, नेत्री बनना है, या किसी को IAS बनना है। परिवार नहीं चाहता है, नहीं शादी कर दो, नहीं मुझे तो बनना है। तो बहुत लड़कियां रिवोल्ट कर देती हैं और बहुत लड़कियां मन ही मन रह जाती हैं। उन्होंने ये भी दर्शाया है कि महिलाओं की, लड़कियों की कई ऐसी वर्ग हैं जो मन ही मन सोचती हैं, डायरी में सोचती हैं, अपने रत जगह में सोचती हैं। तो ये कविता मैंने किया था। तो इस तरह की चीज़ें समाज पे एक छाप छोड़ती हैं। जब ये प्ले मैंने किया, कई सारे छोटे छोटे सीन वर्क किए इसमें, जिसमें कि मैंने दिखाया था एक स्पोर्ट्स में किस तरह से लड़कियां सक्सेस हुई हैं, वो एक दिखाया था। किस तरह से एजुकेशन में लड़कियां आगे गई हैं। तो कॉलेज की लड़कियां देखने आई थी, वो इतना प्रभावित हुई, बोले कि मैम हम लोग ये सोचते थे कि कैसे अपनी बातें घर में रखें, लेकिन अब मेरे लिए काम आसान हो गया। अब तो मैं बोलूँगी मम्मी पापा को, इवन पेरेंट्स जो आए उन्होंने भी कहा कि नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है जो साहित्य के माध्यम से और थिएटर के माध्यम से आप लोगों ने इतनी सरलता से बता दी। इसीलिए रंगमंच को पूजनीय माना जाता है, क्योंकि ये मनोरंजन के साथ हर तरीके से हमें जागरूक करता है, हर तरीके से हमें तैयार करता है, और इसका असर समाज पे देखने को भी मिलता है। रंगमंच के बारे में एक और चीज़ कहा जाता है कि रंगमंच धैर्य और एकाग्रता भी सिखाता है। और आज की परिवेश की बात करें, आज वर्तमान समय की बात करें, तो ये दोनों गुण कहीं ना कहीं लोगों में, खासकर युवाओं में, ना के बराबर देखने को मिलती है। वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, वो लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो तुरंत कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, वो कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो शॉर्टकट में हर चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये दो गुण युवाओं में, बच्चों में इनकलकेट होने, सिखाया जाए। ऐसे में किस प्रकार हम युवाओं को, बच्चों को थिएटर से जोड़ सकते हैं, या क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं जिसके ज़रिए दोनों को पास लाया जा सके? बहुत अच्छी सवाल किया आपने। देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो पीढ़ी थी, हमारे अंदर बहुत पेशेंस था, वो एक वक्त था, लेकिन आज थोड़ी युवा पीढ़ी में बेचैनी होती है। ये हम लोग महसूस करते हैं। अब मेरी जो नीचे की पीढ़ी है, जो बच्चे आ जाते हैं थिएटर करने, उनको वो तय नहीं कर पाते हैं कि क्या करें, क्योंकि एक तो दबाव रहता है घर से भी, पढ़ो 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 पढ़ो, तुमको 25 साल में इंजीनियर बन जाना है, 20 साल में डॉक्टर बन जाना है। तो बच्चे भी दबाव में रहते हैं। ये उनकी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गलती उनके पेरेंट की भी है, हमारी भी है, कि हम अपने बच्चों पे प्रेशर देते हैं और बच्चे चाहते हैं क्या करें। कई बच्चे ऐसे आते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगी, कई बच्चे इंजीनियरिंग छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हमने तो इंजीनियरिंग किया था, पैसे का क्या है, पैसे तो आते हैं लेकिन मन नहीं लगता है। लेकिन गार्जियन के इतने दबाव हैं, क्या करोगे थिएटर करके, इंजीनियर हो, इंजीनियर कहलाओगे। तो इस तरह की चीज़ें होती है जिससे बच्चों का मन जो है भटकता रहता है। ज़रूरत है उनको एकाग्र होने का,
आप जो भी करिए पेशेंटली करिए, आप एकाग्रचित होकर करिए। अब थिएटर ही करने आते हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं, मैम साल भर थिएटर नहीं किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है। समझाती हूँ कि देखो कम से कम 2 साल 3 साल पेशेंस रखो। तो ये है थोड़ा विडंबना, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बच्चे इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि समय देने से ही सब कुछ मिलता है, आप किसी एक क्षेत्र में समय दीजिएगा तभी गोल हासिल हो सकती है। अब आप शुरुआत में 0 से 100 पे जाना चाहेंगे तो दिक्कतें आ जाएगी। अल्फ़ाबेट सीखेंगे तभी आप शब्द बना पाएंगे, सेंटेंस बना पाएंगे। ये हम लोग बच्चों को बताते हैं और कुछ बच्चे तो समझ पाते हैं, मुझे लगता है समय लगेगा, बिल्कुल बच्चे सीखेंगे। बिल्कुल। किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको धैर्य, एकाग्रता और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर आपकी बात करें तो आपने आज आप जिस मुकाम पर है, बेशक वहाँ तक पहुँचने का सफ़र आसान नहीं रहा होगा, कई मुश्किलें आई होंगी, कई रुकावटें आई होंगी। तो ऐसी वो आपकी कौन सी क्वालिटी या गुण थे, या ऐसी कौन सी वह चीज़ थी जो आपको हर पल, हर मोड़ पर आपको प्रोत्साहित करते रही कि नहीं, आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है? या वह कौन सा गुण है आपका जिसके साथ आप आगे अपनी पूरी ज़िंदगी काटना पसंद करेंगी? एक्चुअली जब मैंने थिएटर शुरुआत किया था, मैंने बताया भी है कि जब पहला सीन किया, ताली पड़ी, तो मुझे लगा कि ये बेस्ट जगह है अपने आप को प्रमोट करने का, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि आप अगर एक जॉब में जाते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, है ना। लेकिन आप लोकप्रिय होते हो थिएटर के माध्यम से, आप 1 घंटा 1.5 घंटा रंगमंच पे सब कुछ भूल के, और जो आपको वाहवाही मिलती है वो एक बहुत सुकून देता है। इतना ही नहीं, आप अपने लिए नहीं जीते हो, जब थिएटर करते हो तो अपने लिए नहीं जीते हो, आप समाज के लिए जीते हो। आप अपनी बातें बताते हो अभिनय के माध्यम से और लोग आपको सुनते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर एक व्यक्ति भी आपसे प्रभावित हो, आपकी बातों को सुने या उनके अंदर कोई परिवर्तन हो, ये क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, जिसके लिए थिएटर बहुत बड़ा मीडियम है। तो मुझे थिएटर करते करते ऐसा महसूस होने लगा कि ये एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत बड़े रास्ते हैं, बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, अपने आप को बहुत एक्सपोजर मिल सकता है, हम कैडर बना सकते हैं। लड़कियों की जो स्थिति उस वक्त थी, बहुत, मैं अपनी बात ही कहना चाहती हूँ कि पहले मैं थिएटर करने के पहले मैं बहुत ही कम बोलने वाली थी, नहीं बात कर सकती थी ज़्यादा, बहुत डरपोक थी, पापा के पास अपनी बात रखने में मैं कांपती थी। लेकिन जब मैंने 2-4 नाटक किया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, पता नहीं किस तरह से आया, चुपके से। एक कहते हैं ना कि जब मेडिसिन लेते हैं, सर में दर्द है, मेडिसिन लेते हैं तो धीरे धीरे इफ़ेक्ट होता है, उस तरह से इफ़ेक्ट होना शुरू हुआ और मेरे अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया। इतना ही नहीं, मेरे अंदर के जितने विकार थे, जैसा कि शारदा जी आप बता रही थी कि किस तरीके से या किन गुणों के साथ आपने इस मुकाम को हासिल किया, चाहूँगी उसके बारे में विस्तार से बताएं। जी। तो मैं ये बता रही थी कि थिएटर से मुझे एक ये मिला, उड़ान मिला। मुझे लगा कि यही सही जगह है जहाँ के लिए मैं हूँ। अब दुनिया जो सोचे जो समझे, मुझे क्या। जब मीराबाई जैसी महान कवित्री को लोगों ने नहीं छोड़ा, राधा को नहीं छोड़ा, तो करने दीजिए। एक समय ऐसा आएगा जब लोग समझेंगे कि ये चीज़ें क्या है, ये विधा क्या है। उसी दरमियान एक बहुत बड़ी घटना ये घटी कि मैंने एक वर्कशॉप किया था 45 दिनों का, जिसमें मानसिक और शारीरिक विकलांग बच्चों के साथ मुझे काम करना था। तो एक बच्ची थी कुहू, मेरे दिल से वो उतर नहीं पाती है। वो बच्ची ऐसी थी, खाना अगर दे दो तो छींट देती थी और कुछ बोल नहीं पाती थी, कुछ भी कहो, कुहू क्या नाम है, इसके सिवा कुछ नहीं जानती थी। 13-14 साल की होगी। मुझे लगा कि क्या 45 दिन में सीख पाएगी। कपड़ा नहीं पहनती थी, 2 तो उतार के फेंक दे, खाना पूरा छींट दे, कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन उन 45 दिनों के अंदर हर वीकली परफॉर्मेंस होता था, उसके अंदर 2 बड़े परिवर्तन आए। उसने खुद से कपड़ा पहनना सीख लिया, अच्छे से खाना खाना सीख लिया, बाल संवारना सीख लिया। तो ये उपलब्धि जो है
थिएटर के माध्यम से हुई और परफॉर्म भी करने लगी। गाती बहुत अच्छा थी वो। उसके मम्मी पापा ने इतना ये किया कि मैडम कम से कम मेरी बच्ची कपड़ा तो अपने से पहन लेती है, खाना खा लेती है। पेशेंस नहीं था उसके अंदर, वो किसी चीज़ को सुनती नहीं थी, सुनना उसने शुरू कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मेरे लिए बहुत बड़ी बातें हैं। मुझे लगा कि चलो ये एक बड़ी बात है। एक और वैष्णवी लड़की थी जिसको हड्डी का कैंसर था, उसकी टांगें इतनी थी फूली हुई। वो जब आई तो बोली दीदी मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी मैं मर जाऊंगी, हमले ऐसा हो नहीं सकता है, तुम थिएटर करो। उसको मैंने कार्यशाला का लीडर बना दिया और आज वो लड़की अभी ज़िंदा है, अभी भी बात करती है। बोली कि आपने मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस दिया दी, डॉक्टर कह चुका था कि आप नहीं बचेंगी, और मैं इतना एक्टिव हो गई। अभी नीतीश जी से भी कई अवार्ड मिले हैं उसको समाज के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो अच्छा लगता है ये सब सुन के। और यही छोटी छोटी चीज़ें जो रंगमंच की होती है वो उसे और भी बेहतर और भी बढ़िया बनाती है। जैसे कि आपने कहा कि कुहू बहुत अच्छा गाती थी, हमने सुना कि आप भी बहुत अच्छा गाती हैं, आपकी भी रुचि संगीत से है। तो चाहूँगी कि कोई भी गीत हमारे दर्शकों को गाकर सुनाएं। मेरा जैसा कि मैंने पहले दर्शकों से भी बताया है कि विदेशिया बहुत मेरा माइलस्टोन प्ले है और मैं इसके लिए नेशनल लेवल पे जानी जाती हूँ। भिखारी ठाकुर की बहुत अच्छी कृति है विदेशिया, संजय उपाध्याय जी के निर्देशन में, और जिसमें विरह वेदना है। मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी। जब विदेशी जब बाहर जाता है तो उसकी पहली पत्नी मैसेंजर होता है बटोही को अपना बताती, जब जानती कि ये भी जा रहा है कलकत्ता, तो बोलती कि मेरे पति को खोज कर ला दो। गांव की बहुत सीधी सादी महिला है। गवना कराई सैया घरे बैठवले से, गवना कराई सैया घरे बैठवले से, अपने गईले परदेस ए बटोहिया, अपने गईले परदेस ए बटोहिया। आमवा मोजर गईले लागले टिकोरवा से, आमवा मोजर गईले लागले टिकोरवा से, के मोरा हरि है कलेसा ए बटोहिया। चढ़ती जवनिया बैरन भैले हमरो से, के मोरा हरि है कलेसा ए बटोहिया। आ, 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 बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इस गीत को प्रस्तुत किया। शारदा जी, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया, हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई और इतना अच्छा गीत गाकर सुनाया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद है। चलते चलते 2 शब्दों में हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि थिएटर एक ऐसी विधा है जो आपके अंदर बहुत परिवर्तन करता है। आपके अंदर आपको कॉन्फिडेंस देता है, विरोध करने की क्षमता देता है, आपके अंदर मानवता भरता है, आप बहुत पॉजिटिविटी लाता है। तो मैं ये चाहूँगी कि थिएटर कभी मरे नहीं। खास करके जो लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए, जो टीनेजर लड़कियां हैं, उनको तो ज़रूर सीखना चाहिए ताकि वो अपनी बात कह सके, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके और वो
आगे बढ़ के एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकें। बिल्कुल, बस मैं यही इसके कहना लिए आपका, आप यहाँ पर हैं, उसका पुनः आपका तहे दिल से धन्यवाद है। जी, बहुत तो बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये थी हमारी आज की विशेष मेहमान, वरिष्ठ थिएटर कलाकार शारदा सिंह, जिससे हमने बहुत सारी बातचीत की, बहुत सारी बातें जानी, रंगमंच से जुड़ी बहुत सारी बातें जानी। इसी के साथ वक्त हो चला आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा जीमेल है director ddkpatna@gmail.com।